जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और स्पेशल एसएससी एमटीएस का मैथ स्पेशल प्रैक्टिस सेट पे भी आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज आप लोग का बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जिसका आज डे 2 है। ठीक है, दूसरा दिन है हम लोग का। एक एमटीएस का फर्स्ट हम लोग का हो चुका है। ठीक है, और जहां तक बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई का डेट एक बार चल रहा है। जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं बढ़िया चीज़ है, और जो नहीं किए वो भी कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्म अप्लाई तो करना ही है, जिनको नहीं किए वो भी कर लीजिएगा। लेकिन बट मायने ये रखता है कि आप तैयारी किस स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मेन आपका रणनीति होना चाहिए, किस तरीका से आप तैयारी कर रहे हैं, कि मॉक टेस्ट लगाने का तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। चाहे आपका हो सकता है फाउंडेशन कर रहे हैं या कोई तरीका हो पढ़ने का, लेकिन सबसे मोस्ट तरीका आपका जिस हिसाब से टाइम बच रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया तरीका आपका मॉक टेस्ट ऑप्शन रहेगा। चाहे आप जिस प्लेटफॉर्म पर बढ़िया मिले आप वहीं से तैयारी कीजिए। ठीक है, लेकिन मस्त तरीका से कीजिए, जहां आपको बेनिफिट मिले वहां से कीजिए। और जितना हो सके जबरदस्त मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जितना दिन आपके पास टाइम बचा है उतना दिन तक आपका करिए। सितंबर तक आपका टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जिस जुनून के साथ फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसी जुनून के साथ तैयारी कीजिएगा। बढ़िया तरीके से पढ़ते जाइएगा, आपका क्लियर जरूर होगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम मॉक टेस्ट एमटीएस 2023 को मध्य नजर रखते हुए 2 में। ठीक है, चलिए तो पेपर पे लेके बैठ जाइएगा और सवाल का लेवल देखिए किस तरह का लेवल आपका रहता है। प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड रहेगा, हम आपको स्टार्ट दिन ही बता दिए थे। और आपका इसी प्लेटफॉर्म पर सीएचएसएल का भी मैथ चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है। ठीक है, जीकेजीएस चल रहा है, और कुछ ही दिन में आपका बिहार पुलिस का भी स्पेशल आ जाएगा, उस पर टीम वर्क कर रही है अपना। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अब आज के सवाल की ओर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल देखने को मिलेगा। चलिए अब पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पढ़िएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपया है। ठीक है, यदि इसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे अब क्रय मूल्य जो है ना भाई साहब, एकदम दिमाग में रखिएगा। अगर शॉर्ट तरीका करना जितना हो सकता है हम शॉर्ट तरीका लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कोई ये नहीं देखता है कितना देर में आप बनाए हैं, कितना बढ़िया तरीका से बनाए, आपको सिर्फ आंसर लगाना है। तो एकदम शॉर्ट अप्रोच निभाइए। चलिए, अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपया है। हम क्या बोले कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि 6450 जो है मेरे भाई, 6450 जो है हमारा, वो कितना का मान है, क्रय मूल्य का मान है जो अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% का मान है, यानी कि 100% लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 16% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी भी चीज अपने आप में 100% 16% के लाभ यानी कि 116 में बेचने की बात कर रहा है, तो 116 में बेच रहा है यानी कि 116% का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए परसेंट से परसेंट यहाँ पे कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। अगर 5 इसको काटे हैं, ठीक है, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 से अगर इसको काटते हैं, किसी भी संख्या में 5 से अगर काटना हो तो उसका सीधा दोगुना कर दीजिए। अब इसका दोगुना करेंगे हम तो कितना आएगा, 5 दूना के 10, जीरो आएगा आपका। ठीक है ना, और 4 दूना के 8 है, 9, और 6 दूना के 12, यानी कि कितना बार कटेगा आपका, 129 बार में कटेगा। पीछे से एक पॉइंट बैठा देना है। अगर पीछे से एक पॉइंट बैठाएंगे हम, एक सेकेंड देखिए, अगर पीछे से हम सर एक पॉइंट बैठाएंगे तो हमारा यहाँ पॉइंट बैठेगा। या पॉइंट यहाँ पे रहे, जीरो रहे या ना रहे बात बराबर है, यानी कि आपका 129 बार में वैल्यू हमारा कट गया। समझे, 5 से काटने का तरीका क्या बताया आपको, शॉर्ट तरीका बताते चले जाएंगे, बीच बीच में ट्रिक भी समझिएगा। 5 से किसी भी संख्या को काटने के लिए उसका सीधे दोगुना कीजिए, पीछे से पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ दोगुना किए तो 1290 आया, अब पॉइंट हटाएं, बात बराबर हो गया, 129 आया। अब दो से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा मेरे दोस्त, दूसरे काट लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, यानी कि 129 में कितना से हमारे गुना करना है, 58 से गुना करना है। ठीक है ना, तो गुना कर लीजिए। अब देखिए 3 अंक के गुना भी शानदार तरीके से कर सकते हैं आप, गुना तो करने हैं, यहाँ पे करने पड़ेगा हमको। अब 9 8 72 हो जाएगा, 2, आपका कैरी कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, 8 दूना के 16, 9 पचे 45, 45 और 16 आपका हो जाएगा 61, 61 और 7 कितना होता है सर, 68 होता है। 68 कितना लिख लिए सर, 8 लिख लिए। आपका कितना कैरी बचा, आप 7 बता। ठीक है, 8 एक 8 हो गया, और 9 में जीरो से गुना कितना हो जाएगा, जीरो रह जाएगा, यानी कि 8 और 5 दूना के 10, 10 8 18 छः 24, 24 के आपका 4 हो गया, फिर कैरी बच गया आपका 2, यहाँ कट जाएगा। अब 5 में 1 से गुना कीजिए, जीरो में 2 से, 5 रह जाएगा। अब 5 और 2 कितना गया मेरे दोस्त, 7 आ गया, यानी कि 74 82 जो है गुना करके हमारा आ गया। देख सकते हैं 3 अंक के गुना मात्र एक लाइन में करने का तरीका बहुत शानदार था। तो 74 82 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना मस्त सवाल था कि आपको इसमें दो दो तरीका ही मिल गया। शॉर्ट तरीका मिल गया कि 5 से डिवाइड करने का, और सीधे 3 अंक का गुना करने का भी तरीका मिल गया, और सवाल भी देख सकते कितना जबरदस्त है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में
63% दूध है। तो दूध की सांद्रता को 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाना जाना चाहिए? ठीक है। अब जितना आप बढ़िया अप्रोच पे काम कीजिएगा, स्मार्ट अप्रोच पे काम कीजिएगा, उतना जल्दी आप आंसर दीजिएगा और उसे। तो चलिए 49 लीटर मिक्सचर है हमारा, जिसमें दूध के घोल है उसमें 63% दूध है। अब लीटर देखिए कुछ भी हो, अब दूध की घोल कह रहा है सर, घोल के बाद कह रहा था एक दूध है तो ऑटोमेटिक एक पानी रहेगा, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए यहाँ मिल्क है एक, अब यहाँ क्या है सर, वाटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल्क वाटर का रेशियो हमारा है। अब देखिए 63% दूध है, अगर मिल्क हमारा 63% है तो बताइए कि हमारा वाटर कितना होगा सर, तो वाटर हमारा 37% हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड परसेंट लिखिएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो कोई फायदा नहीं है लिखने से। आगे देखिए दूध की सांद्रता को यानी कि दूध की मात्रा को 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाना चाहिए। अब 70% करने की बात कर रहा है तो 70% दूध होगा तो 30% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। बाकी बोले कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें दूध की सांद्रता बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो दूध की सांद्रता अगर बढ़ाना है मेरे भाई तो वाटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं तो वाटर पर हमारा प्रभाव पड़ जा रहा है, पहले 37 था अब 30 हो गया। अब क्या करना है सर कि इसको अब बराबर करना है हमें। अब वाटर को बराबर करना है तो बराबर करने का सबसे शानदार तरीका क्या है, वो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा। अब इसको आपस में तिरछा तिरछी गुना कीजिए। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 37 कितना हो जाएगा, 111। 37 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा आपका, 3 3 9 2 11, यानी कि 111 हो जाएगा। तो यहाँ अगर एक जीरो और बैठाएंगे तो यहाँ कितना दे देगा, हमारा 110 दे देगा। चलिए हाँ इसको मिटा देते हैं हम। अब दोनों के आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1110। अब यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1110। अब ये हमारा गुना करके आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करना है तो देखिए 63 में 30 से गुना करना है, तो 63 में 30 से नहीं 3 से कीजिए, एक जीरो ले लीजिए यहाँ पे, और 3 3 9 और 6 तेरी 1890 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू यहाँ आ गया। और इसमें 37 में 70 से गुना है करना है तो 37 में सीधा 7 से गुना कर दिए, एक जीरो बैठा देंगे। चलिए 7 49 हो गया, यानी कि 9 कैरी पर 4 रह गया, 7 21 और 4 कितना होता है सर, 25, यानी कि 25 से यहाँ 90 आ गया। 2590 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। चलिए 2590। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि सर यहाँ जो मिक्सचर आया हमारा 1890 आया है, 2590 आया, अब यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया, हमारा वाटर की मात्रा जो है बराबर हो गया, ठीक है ना, बराबर हो गया। अब समझिए बात को कि जब हम 1890 हमारा मिल्क था, अब उसमें कितना मिला रहे हैं सर, तो 2590 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मिक्सचर कितना मिला, 700 मिला रहे हैं दूध। 700 दूध कब मिला रहे हैं, जब मिक्सचर हमारा कितना का था, 1890 अब 1110, टोटल मिक्सचर हो जाएगा। टोटल मिक्सचर का मतलब है कि वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1110 में अगर 1890 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 3000 आ गया। यानी कि 700 मिला रहे हैं 3000 पे, मिलाते कब, 700 मिक्सचर मिलाते कब, जो 700 हमारा सांद्रता मिल रहा है दूध का, वो कब मिलाते, जब हमारा 3000 मिक्सचर रहता तब। लेकिन सवाल में कह रहा है कि लीटर कितना है सर, 49 लीटर मात्रा है। यानी कि 7000 जो है 700 जो है 3000 पे है हमारा, तो 49 पे कितना हो जाएगा, तो 49 से गुना कर लीजिए। फिर से समझिएगा 700 जो हमारा दूध मिलाया जा रहा है, दूध की सांद्रता वो मिलाया जा रहा है कितना में, टोटल मिक्सचर 3000 में, टोटल मिक्सचर 3000 में, तो 49 के लिए 49 से गुना कर देंगे। ठीक, अब गुना करके काट दीजिए, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा यहाँ पे, और कटेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रह गया आपका 49 में 7 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 9 से 63 की 3, आपका कैरी कितना 6 बच गया, 100 चौका 28 से 6 34, 343 बटा कितना आ गया सर, 30 आ गया। अब इसको अगर हम भाग लगाते हैं तो नीचे तो 30 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 एकम 30 लगेगा, 30 एकम 30 लगेगा, यानी कि 30 43 बचा, फिर 30 13 बचा, यानी कि 11 सही 13/30 लीटर जो हमारा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 सही 13/30, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए एमटीएस का यही लेवल होता है भाई साहब, इसका कोई ठीक नहीं है, ऐसा परसेंटेज वैल्यू देगा कि आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ही ना पाइएगा। अब 63% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं आप, किसी भी हालत में नहीं निकलेगा। तो देख लीजिए कितना बढ़िया लेवल था, कितना डाटा टफ दिया था। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया तरीका से सीखिए। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल क्या है हमारा, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 27:13 है। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 26:14 है। यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं
और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? अब जिनको इंग्लिश में सवाल समझ में आता है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एमटीएस आपका हर तरह से आपका टाइप यहाँ पे कर दिया गया है कि जो इंग्लिश में बनाना चाहते हैं इंग्लिश में बनाइए, जो हिंदी में बनाना चाहते हो हिंदी में बनाइए। चलिए अब देखिए, स्कूल जो है हमारा उसमें 8वीं कक्षा की बात छोड़िए, विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है सर? देखिए, देखना है पहले क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल और फिर हमारा हॉकी का बात कर रहा है। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का बात हो रहा है। अब फिर सबसे पहले बात क्या देखना है हमें कि 2 बार जो गेम हो रहा है, जो कॉमन गेम हो रहा है उसको बीच में रखना है। अब फुटबॉल, अब यहाँ पे क्या है हमारा फुटबॉल, तो फुटबॉल के बीच में रखना है, बढ़िया है। सबसे पहले देखिए कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 27:13 है। 27:13 यानी कि 27:13 लिख दिए। चलिए, उसके बाद देखिए आगे लाइन में है आपका कि हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 26:14। चलिए, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल 26 और हॉकी कितना है सर? 14 है। यही हमारा रेशियो था। चलिए, अब जिसको बराबर करने आता है वो आसानी से सवाल कर सकते हैं, जिनको नहीं करने आता वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सकते हैं सवाल को। जैसे कि यहाँ बराबर, यहाँ जब गुना करना रहता है, बराबर करना रहता है, इसको फुटबॉल को हमें बराबर करना होगा। यहाँ फुटबॉल 13, यहाँ फुटबॉल 26 हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता है, तो इसको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो बराबर करने का शानदार तरीका है कि जिसके बगल में जो है लिख देना है। इसके बगल में 26 है तो 26 लिखा जाएगा, यहाँ पे 13 लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 26 लिखते हैं तो 27 में 26 से गुना करना बहुत मुश्किल चीज हो जाएगा, टाइम लग सकता है, गुना हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है सर कि 26 इसको बनाना है तो 2 से गुना चुपचाप कर दीजिए ऊपर में। अब 2 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 से यहाँ भी करना होगा आपको। तो 27 दुना कितना गया सर? 54 आ गया। और यहाँ पर कितना रह गया सर? 26 दुना के 52 हो गया। और यहाँ कितना रह जाएगा आपका बताइए? यहाँ आपका हो गया टोटल 14 है ना, यहाँ पे 14 रह जाएगा। ठीक, यहाँ पे 27 दुना का 54 हो गया, यहाँ 52 हो गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका 26 ही रह जाएगा, यहाँ पे 26 आ गया। ठीक है, यानी कि 54:26:14 आया आपका। ठीक है ना, कितना आया? 54:26:14 आया। आगे इसको जोड़ते हैं हम तब 50 20 70 और 10 80, 80 और 14 कितना आएगा? टोटल 94। टोटल हमारा जो है 94 आया। आप काट भी सकते हैं इसको 2 से, बात बराबर है। 2 से काट के कौन सा बढ़कर आपका माने हम लोग बड़ा कैलकुलेशन बढ़िया कर सकते हैं, वो काटना ना काटना बराबर है। अब सीधे देखिए ना 94 है। ठीक है, अब 94 आया हमारा। सवाल क्या है कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब हमारा विद्यार्थी केवल एक खेल कोई ना कोई खेलता है। चलिए, अब क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितना है सर? क्रिकेट खेलने वाले की 54 है क्रिकेट खेलने। अब 54 हमारा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, टोटल विद्यार्थी कितना है 94 में, तो 100 में कितना हो जाएगा? परसेंट की बात कर रहा है, 100 से गुना कर देंगे। अब बात है सर कि 470 का यूज कहाँ हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यूज नहीं हुआ। जैसे ही हम परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो रियल डाटा को भुला जाना है। जैसे ही हम रेशियो से रेशियो में जाते हैं तो रियल डाटा को भुला जाना है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर सकते हैं सर 28 दुना के 54 हो जाएगा यहाँ पे, और 47 दुना के 94। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2800 बटा कितना आएगा? 47 आ गया। चलिए, 2800/47, अब इसको कर सकते हैं आप 47 बच्चे लगाएंगे अगर, कितना बार? 5 बार में। ठीक है, 47 बचे कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 की 5 आपका कितना बच गया? 3 बच गया। और 5 चौका 20 और 3 23, यानी कि 235। अब 235 से अगर घटाते हैं, देखिए 280 में से अगर 235 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया आपका 1 बच गया, 150 बच गया। फिर कितना बार में लगेगा सर? फिर 6 बार में लगेगा। ठीक है ना, कितना बार में लगेगा? 6 बार में। ठीक है ना, 150 बचा आपका, यहाँ 1500 हो जाएगा ना। चलिए, अब यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 3 गया, 4 आ गया, यानी कि 45, 450 आ गया। अब 450 को लगाइए 47 से, कितना बार में लगेगा? 8 चौका 32, 7 चौक 28। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 47 है ना, इसको पहले हम 5 बार लगाते हैं। ठीक है, 5 बार अगर लगाते हैं तो कितना आएगा? 7 पचे 35। ठीक है ना, अब 5 चौका 20 और 3 23, यानी कि 235 बार में। और इसको में से अगर घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा? 450 आएगा। अब 450 को लगाइए 47 से तो कितना बार लगेगा? देखिए यहाँ पे 47 सते, 749 की 9 आपका 4 आ गया, और 7 चौक 28 और 4 32, 329। ठीक है, 329।
देखिए यहाँ पे 1 सेकंड देखिएगा, यहाँ यहाँ पे अगर 2 से हम काटते हैं, 2 से अगर काटते हैं तो 27 बार में कटेगा, ठीक है ना। 2 से काटते हैं तो 27 बार में कटता है और नीचे 47 आ गया, यानी कि 2700/47, ठीक है ना। कितना है? 2700/47 आया। अब इसको काटिए तो 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। 5 बार में यहाँ पे कटेगा तो कितना आएगा हमारा? 235। तो फिर बच गया आपका कितना? 350, 350 बचा। फिर कितना बार में लगेगा आपका? लगेगा आपका 7 बार में, ठीक है ना। 7 बार में लगेगा तो 7 28 होगा, हाँ 7 बार में 57। कितना आ जाएगा आपका? 7 से 49, 9 का 4 आ गया और फिर 7 से 28 और 4 32, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा सर? 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 57 पॉइंट समथिंग देख लीजिए, पूरा टोटल डिवाइड नहीं करना है। 57 पॉइंट समथिंग आगे एक ही ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी में, जो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिवाइड नहीं करना है। अब जैसे देखिए कि 57 हमारा आ रहा है एक ही ऑप्शन में, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो काटे थे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। 27 दूना 54 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गया बात। अब देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का था अनुपात, फिर से देख लेते हैं। क्रिकेट कहाँ था हमारा? हाँ, क्रिकेट और फुटबॉल का 27:13 है। क्रिकेट फुटबॉल का 27:13 हो गया हमारा। उसके बाद अगर देखें सर कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले के साथ 26:14, ठीक है, इसको बराबर किया तो रेशियो हमारा 54:26:14 आया। यहाँ काटे 27 गुना का 54 है, 47 गुना का 94 हो गया, 2700/47, 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। चलिए कीजिएगा। देखिएगा, एक दुकानदार 2700 रुपया मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है। 2700 रुपया में मूल्य के उत्पाद को बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दो विकल्प क्रमशः 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना, दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर है? अब देखिए जो दुकानदार है और 2700 रुपया में जो है हमें सामान को मूल उत्पाद के रूप में यानी कि मार्क प्राइस जो उसका है ना उसी पे बेच रहा है। सर कह रहा है कि लेकिन उसके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि 10% और 15% के दो क्रमिक छूट दे रहा है, और दूसरा विकल्प क्या है कि 25% के एकल छूट दे रहा है, ठीक है। अब बताइए कि 25% के एकल छूट दे रहा है, 10 और 15% के दो क्रमिक छूट दे रहा है, वही दोनों के डिस्काउंट के बीच में अंतर हमसे पूछ रहा है, बताइए कितना का होगा। अब देखिए यहाँ पे देखना है हमें कि पहला डिस्काउंट 25% है और जो क्रमिक छूट वाला डिस्काउंट है वो पहला 10% है और फिर हमारा एगो 15% है। अब 10% 15% है हमारा, तो इसका क्रमिक छूट कर रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सक्सेसिव फार्मूला होता है। अब ए प्लस बी करेंगे तो 15 10 25 माइनस 15 में 10 से गुना, 15 दही 150 और नीचे 100 रहेगा, काटेंगे 1.5 आएगा, यानी कि 25 माइनस 1.5 यहाँ पे करेंगे तो 23.5% आएगा। यानी कि 10 और 15% का जो हमारा डिस्काउंट आया, D2 कह सकते हैं, 23.5 आया। अब यहाँ पे D2 लिख लीजिए, D2 हमारा कितना आएगा सर? 23.5% आ गया। अब 10% को दो बार जो डिस्काउंट दिया हमारा, उसका सक्सेसिव कितना है? 23.5% आ गया, और डिस्काउंट जो हमारा था वो कितना आ गया सर? 25% आ गया। अब देखिए कि यही पूछ रहा है कि दोनों जो विकल्प थे उसके पास, दोनों जो विकल्प थे उसका डिफरेंस कितना है, अंकित अंतर कितना है, बताइए। पहले 25% डिस्काउंट था, अब D2 हमारा जो 23.5% है, तो कितना का अंतर है सर? 1.5% का हमारा जो है डिफरेंट है, 1.5% का है। अब 2700 रुपया का सामान था, जो अंकित मूल्य है अपने आप में 100% होता है, हमसे पूछ रहा है कि 1.5% का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। फिर समझिएगा, मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, यानी कि मार्क प्राइस अपने आप में जो 100% है उसका मान दिया हुआ है हमारा। अब पूछ क्या रहा है सर कि 1.5% का मान पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1.5 आया। अब यहाँ पर काटेंगे तो काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 27 से 15 से गुना करना है, कर दीजिए। 15 सत्ते 105, 5 हो गया आपका, बच गया कितना? 15 सत्ते 105 होता है ना, तो बच गया हमारा कितना सर? 5 आ गया और कैरी आपका 10 आया।
अब 15 दूना का 30 और 10 40 हो गया, एक पॉइंट था, एक पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि 40.5 जो है आपका डिफरेंट आ गया √2 माइनस D1। यही हमसे पूछ रहा था सर कि 40.5 यानी कि 40.50 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, अगला सवाल है आपका। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। चलिए, अब तालाब जो है 25 मीटर लंबा है। अब तालाब है सर, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, यानी कि तालाब घनाभाकार की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए लंबाई कितना है सर, लंबाई हमारा है 50 मीटर। चौड़ाई की बात करेंगे, ब्रेथ की बात कर रहा है जो हमारा कितना है सर 35 मीटर है। उसके बाद बात कर रहा है सर चौड़ाई हो गया कितना 35 मीटर। और गहराई यानी कि हाइट, गहराई की बात कर रहा है कितना हमारा है 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है। अब यहाँ तालाब की धारिता ज्ञात करना है, मीन्स वॉल्यूम की बात कर रहा है कि जो पॉन्ड है हमारा तालाब है उसका वॉल्यूम बताइए कि कितना होगा, कैपेसिटी पूछ रहा है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है बताइए, घन का आयतन सभी को पता होगा, सिंपल घन का आयतन होता है सर, तालाब का आयतन कहिए या घन का आयतन कहिए बराबर है, तो तालाब का आयतन हमारा हो जाएगा आयतन एल गुने बी गुने एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है सर 50 है, चौड़ाई हमारा 35 है और ऊंचाई कितना है सर 2.5 है, तो 25/10 जो यहाँ बिल्कुल कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ गया सर 25 पचे 125, 125 गुने हमारा आ गया 35। ठीक, अब 125 से 35 से गुना कर लीजिए, 125 में 35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 625, 50 25 की 5 आपका 2 आ गया, 12 25 60 है 2 62, 625 आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करेंगे गुना 3 में, तो 25 15 एक बचा और 12 तेज 36 अब 1 37, यानी कि 5 7 3 4 43 75, 43 75 आपका आ गया यहाँ पे, क्या इसका आ गया सर 43 75, जिसका आ गया धारिता आ गया, तो 43 75 डायरेक्ट आंसर नहीं हुआ, यहाँ भी ध्यान देना है सर मीटर क्यू हो जाएगा क्योंकि धारिता का बात कर रहा है। 43 75 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है LBH। आगे चले, अगला सवाल। 86 75 1 2 3 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 3 3 6 1 1 और शेषफल जो हमारा 3485 आता है, यानी कि 3485 आता है, तो भाजक ज्ञात करें। अब भाजक को पता है ना सर, भाजक की बात कर रहे हैं हमें, यानी कि डिवाइडेंड के निकालने की बात कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है क्या, n बराबर डिवाइडेड गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है। ठीक है, एन किसी को डिनोट करता है सर भाज्य को, और डी जो है हमारे भाजक को डिवाइजर को डिनोट करता है। अब की जो है कोसेंट, यानी कि जिससे हम कितना बार में लगा दे रहे हैं, भागफल की बात करता है, और रिमाइंडर हमारा शेषफल की बात कर रहा है। चलिए अब भाज्य कितना है सर, भाज्य हमारा है 86, बहुत बड़ा संख्या है 75 1 2 3 बराबर, डिवाइजर नहीं पता है निकालना है, गुण कोसेंट हमको पता है कितना दिया हुआ है, भागफल कितना है सर 33 61 1। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया सर, हमारा जो है कोसेंट हो गया। रिमाइंडर कितना है, प्लस में रिमाइंडर हमारा 34 85, 34 85 है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अब हमें डिवाइजर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे तो 34 85 को हम यहाँ पे घटाएंगे। अब 13 में से 5 है, कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब यहाँ कितना बचा सर 11, 11 में से 8 गया 3 बच गया, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, बाकी यहाँ उतार दीजिए 8 6 7। ये हमारा जो संख्या आ गया, अब बराबर डी गुने 336 1 1। अब डी के मान निकालना है, गुना में है डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 86 71 6 3 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 3 3 6 1 1 बराबर डी। अब इसको काटिएगा ना तो पूरी तरह से आपका 258 बार में जो वैल्यू है कट जाएगा। अब 298 बार में कैसे कट जाएगा, अब इतना बड़ा संख्या को काटने कौन जाता है, सीधा क्या कीजिए ना कि आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब देखिए यहाँ पे 8 6 14 7 21 1 22 22 6 28 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब 3108 सर कितना होता है,
39 होता है, 39 होता है। 39 कहने का मतलब 9 और 3 12, अब 12 2 अब ये कितना हो गया 3 हो गया हमारा। ठीक है, यूनिट ऐसे निकलता है। देखिए यहाँ पे चाहे आप 9 भी कर सकते हैं, 8 एक 9 काट सकते हैं, 6 3 9 काट सकते हैं। अब यहाँ बच गया 8 7 15 और 6 कितना होता है, 15 और 6 21 होता है। तो 21 को भी 2 प्लस 1 कर सकते हैं, यानी कि 3 ही आने वाला है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 ऊपर में आ रहा है, नीचे में देखिए तो 6 3 9 खत्म, 1 1 2 3 2 5, यानी कि नीचे 5 आ रहा है, यानी कि 3/5 है हमारा। अब 3/5 करेंगे इसको तो 0.6, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आने वाला है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए किसका यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है। देखिए 8 4 8 2 10 4 14, यानी कि 14 लिखेंगे तो 4 अब 1 5 आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखा जाए तो 6 3 9 5 14, यानी कि 14 का फिर यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखे तो 5 3 8 8 16, यानी कि 6 में कितना आएगा 7 आ गया, यहू नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। चेक भी कर लीजिए, 8 2 10 5 15, 15 है तो 1 प्लस 5 करेंगे, यानी कितना आएगा 6 आ गया। यानी कि यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यानी कि बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। यूनिट डिजिट लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बड़ा संख्या में डिवाइड कीजिएगा, बहुत आपको दिक्कत होने वाला है। आगे चलते हैं, चलिए अब यहाँ पे पढ़िए सवाल को। देखिए यहाँ पे 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब जिन भाई को वन लीनियर तो सवाल है, जिनको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता होगा घनाभ का, उनके लिए सवाल बहुत हार्ड हो जाएगा, और जिनको पता होगा उनके लिए 2 नंबर का सवाल कंफर्म हो गया। चलिए अब 17 मीटर लंबाई का रहा है, एल कितना है सर, एल हमारा है 17 मीटर। ठीक है, अब बी चौड़ाई कितना है सर, चौड़ाई हमारा है 8 मीटर, चौड़ाई कितना है सर 8 मीटर। और हमारा जो ऊंचाई है वो कितना है 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, घनाभ का, घनाभ का क्या पूछ रहा है हमसे, सरफेस एरिया। क्या होता है सर, तो हमारा होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब निकाल लीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 रख दीजिए। एल के जगह कितना है सर, तो 17 × 8 प्लस BH, यानी कि 8 × 3 प्लस LH, यानी कि 17 × 3। बंद करेंगे कोष्ट, यहाँ 2 है, यहाँ देख लीजिए 17 ठीक कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, और 68 के दोगुना कर लीजिए, 8 दूना के 16, 6 दूना के 12, यानी कि 136, 136 हो जाएगा। 17 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 18 की 24 प्लस 17 17 के 51, अब जोड़िए सभी को, 136 और 24 कितना हो जाएगा 160, 136 और 24 कितना हो गया आपका 160 हो जाएगा। अब 160 है 51 कितना हो जाएगा 211, यानी कि 2 गुने 211 कितना हो जाएगा आपका 422, 422 मीटर स्क्वायर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है, बताइए आगे चलें। चलिए बढ़िया सवाल था, नेक्स्ट सवाल चलिए कीजिएगा। किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपया है। चलिए पढ़िए सवाल को। किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपया है, यानी कि सप्ताह में 180 रुपया कर्मचारी का क्या आय है। उसने सोमवार से शनिवार तक रुपया 115, 212, 170 और 165, 185 और 225 रुपये कमाए, तो रविवार की उसकी आय क्या है। देखिए सप्ताह के आय हमारा जो है दिया हुआ है इसका 180 है। अब एक इसका योग अगर निकालें कि सम कितना हो जाएगा सर, सम सम कितना हो जाएगा। अब सप्ताह में 7 दिन होता है, अब 7 दिन के 180, 180 क्या है उसका, एक दिन का हमारा क्या है उसका औसत है। सप्ताह के एक दिन का औसत है, तो 7 दिन का निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 180, 1800 कितना होता है सर, 1800 होता है 126। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जीरो था तो एक जीरो बैठा दिए, यानी कितना आ गया सर इसका योग 1260 आ गया। 1260 उसका टोटल योग हमारा आ गया सप्ताह का। अब बाकी जो सोमवार से शनिवार तक दिया हुआ है कितना है सर, तो 115, 115
212, 170 और 165 है और 185 है और फिर देखा जाए तो 225 है। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 2 7 5 12 5 17 5 22 की 2, आपका कैरी 2 बच गया। अब 2 7 2 9 6 15 15 हुआ 8 23 2 25 और 22 की 7, कितना बच गया सर? 2 आ गया। 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10, कितना आ गया सर? 1072 आ गया। कितना आ गया? 1072 आ गया। यानी कि देखिए सोमवार से लेके मंडे टू सैटरडे, ठीक है, यानी कि सोमवार से लेके मंडे टू सैटरडे तक हमारा जो है इसका योग कितना आ रहा है सर? 1075 है। और जो मंडे से लेके संडे तक था वो 1260 था। यानी कहने का पूरा सप्ताह का 1260 था, जिसमें से 6 दिन का इतना गया, तो रविवार का 7वां दिन का नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा सर? तो 60 माइनस 76 घटाएंगे यहाँ पे, तो आपका 10 में से गया 2 8 बच गया। यहाँ पे यहाँ बच गया 15 में से 7 गया 8 और फिर यहाँ 1, यानी कि 188 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? पूरे सप्ताह का दिया हुआ था उसका सम निकाल लीजिए। ठीक है, सम निकालने के बाद फिर इस सभी का सम निकालेंगे मंडे टू सैटरडे का, और मंडे टू संडे में से मंडे टू सैटरडे को घटाएंगे तो हमारा संडे का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगर यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सवाल देखिएगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है सर? घन का जो सरफेस एरिया होता है हमारा, देखिए अब सरफेस एरिया क्या होता है घन का? तो घन का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। अब सरफेस एरिया हमारा कितना दिया हुआ सर? 96 96 दिया हुआ है 6 गुने ए स्क्वायर। अब 6 से काटेंगे तो कितना हमारा 16 बार में, और यहाँ कितना आएगा सर? ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट डालेगा, यानी कि भुजा हमारा कितना आ गया? घन का 4 आ गया। घन का भुजा आ गया तो आयतन निकालेंगे आराम से। तो घन का आयतन क्या होता है सर? वॉल्यूम निकालिए। भुजा क्यू, यानी कि भुजा क्यू करेंगे तो 4 का क्यू करेंगे, और 4 का क्यू कितना होता है? 64 जो है सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 64 जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए पिछले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। सप्ताह के औसत दिया हुआ था तो टोटल सप्ताह का योग निकाल लिए। मंडे टू सैटरडे तक दे था आपका टोटल योग, उसका भी निकाल लेंगे। जिसके निकालने के बाद अगर टोटल में से हम ये वैल्यू को 6 दिन वाला, सप्ताह में से 6 दिन वाला को घटा लेंगे तो 7वां दिन का औसत आ जाएगा। अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 14 और 14 सेक थीटा बराबर x है तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया ट्रिगोमेट्री का सवाल है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है सर? 14 है। ठीक है, अब सेक थीटा को सर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं हम, माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है सर? 14 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर 14, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 14। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए हमारा इतना आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख कर अगर हम यहाँ कॉस थीटा से गुना कर दे तो कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉस थीटा था, इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, फिर गुना कर दे कॉस थीटा से तो कट के फिर हमारा कॉस थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अगर आगे देखा जाए हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 14 है, यहाँ गुना में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 14 कॉस थीटा। अब 14 कॉस थीटा आ गया तो क्या करेंगे सर? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14 है तो 14 गुने 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, तो 14 गुने सेक थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर 14 गुने सेक थीटा का मान कितना है सर? तो 14 गुने सेक थीटा का मान हमारा दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर x देख लेंगे हम कहाँ है, तो x का मान पूछ रहा है, यानी कि x बराबर tan स्क्वायर थीटा।
तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए? कुछ नहीं किए हम, यहाँ पे सीधा क्या किए, इसको पहले चेंज किए इनवर्स में, तो cos थीटा आ गया। sec थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा आता है। अब sin स्क्वायर थीटा जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा बराबर 14 था। अब cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा बना के इधर गुना कर दिए, cos थीटा से जो कट के हमारा cos थीटा आ जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, यहाँ 14 था, यहाँ गुना में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब 1 बटा 14 गुने 1 बटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो 1 बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, यानी कि 14 गुने sec थीटा आ जाएगा। 14 गुने sec थीटा का मान हमारा x दिया हुआ है, तो x का मान निकाल लिया, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए अगला, कोई दम नहीं इस सवाल में। अब 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, m1 गुने d1 बट्टा w1, और h के घंटा के बाद करता तो h1 भी हो जाता, इक्वल टू m2 गुने d2 गुने w2 यानी कि वर्क 2। अब m1 कितना है सर, 16 पुरुष है, d1 कितना है सर, 45 दिन में पूरा करते हैं, कितना काम है सर, तो 15 दीवारों यानी कि 15, इक्वल टू m2 कितना है, 20 पुरुष कितने दिनों में, d2 नहीं पता है, 20 दीवारों को पेंट करेंगे। निकाल लीजिए, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 15 तिया 45, 16 तिया 48, 48 बराबर हमारा d2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 48 जो बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा है कि 20 पुरुष 20 दीवारों को कितना दिन में पेंट करेंगे, 48 दिन में कर देंगे। आगे अगला सवाल देखिए, 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। यह बढ़िया सवाल है। देखिए अब ट्रेन की बात कर रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जान लीजिए। जैसे ही ट्रेन की बात करें तो सबसे पहले वो चाहे तो आदमी को पार करेगा, ठीक है, नहीं तो एक खंभा को पार करेगा, ठीक है ना, खंभा को पार कर सकता है, चाहे तो एक प्लेटफॉर्म पर का पार करेगा, ठीक, या आपका किसी ट्रेन को ही पार करेगा, ठीक है, किसी ट्रेन को ही पार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ट्रेन को पार करेगा, ठीक। देखिए समझिए बात, चाहे तो ट्रेन आदमी को पार करेगी, चाहे तो ट्रेन जो है वो किसी पेड़ या पोल को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या हमारा ट्रेन के किसी ट्रेनों को पार कर सकती है, विपरीत दिशा में जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी देखिए आदमी की बात करें और किसी पेड़ या पोल की बात करें, तो ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म की बात करें या गुफा की बात करें, किसी पुल को बात करें या ट्रेन की बात करें, तो जैसे ये सब की बात करें जिसका कुछ लंबाई हो सकता है, अब देखिए आदमी कितना लंबाई होगा, कोई लंबाई हो सकता है, कुछ नहीं है, सेकंडों में पार कर देगा। तो जब भी ये सबको पार करती है ना, तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी होती है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी, ट्रेन की लंबाई भी होती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुट जाती है। तो यहाँ सिर्फ किसका बात कर रहा है सर, यहाँ सिर्फ बात कर रहा है कि एक आदमी को पार कर रही है ट्रेन, तो एक आदमी के पार करने के ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक फार्मूला लिख लीजिए, जो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय। अब यहाँ पे देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो क्या कहें कि जो खुद की लंबाई उसकी होगी वही सिर्फ पार करेगी जब आदमी को पार करने का बात करेगा, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा बराबर चाल गुने समय। ट्रेन की लंबाई कितना है सर, तो 180 मीटर है, बराबर चाल कितना है, 54 किलोमीटर पर घंटा है, और टाइम हमसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए कितना लगेगा। अब 54 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि सेकंड में पूछ रहा है ना, और दूरी जो हमारा है वो हमारा मीटर में है। तो 54 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो 5/18 से गुणा करेंगे हम, यहाँ पे काटिए कितना बार कटेगा, 18 तिहाई 54 यानी कि 5 तिहाई 15। अब 5 तिहाई 15 से कटा कितना बार, 12 बार में, यानी कि टी बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, टी बराबर 12 सेकेंड। तो टी बराबर टाइम बराबर 12 सेकंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लगा सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत सवाल आपका रेलवे से बनता है, रेल से, तो रेल से भी जितना सवाल है अब छूटना नहीं चाहिए। आपको थ्योरी दे दिए कैसे कैसे पार करता है, कैसे क्या ट्रेन की लंबाई लेना है। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पे सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी कि हर एक साल 10% से बढ़ रही है। इससे बात है कि यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, ठीक है, तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या होगी।
देखिए 2018 में जो शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, 2021 में पूछ रहे हैं कि 3 साल के लिए हमसे पूछ रहा है कि कितना बढ़ेगा। अब 10% के रेट से बढ़ रहा है हर एक साल, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा सर? तो कुछ नहीं करना है, 10% से बढ़ रहा है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1/10, यानी कि 10 का 10% 1 हो जाएगा, यानी कि 11 से बढ़ रहा है। तो 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 10 से 11 हो रहा है हमारा कितना साल में? 1 साल में। तो 3 साल में इसका क्यू कर दीजिए सीधा। तो 10 का क्यू कितना हो गया? 1000 हो गया। 11 का क्यू कितना हो गया? 1331 हो गया। ठीक है, 10 का क्यू 1000 हो गया और 11 का क्यू 1331 हो गया। अब पूछ रहा है हमसे कि जो 2018 में जनसंख्या थी, यहाँ क्या है? 2018 था और यहाँ था 2021। जो 2018 में जनसंख्या था सर, वो कितना था हमारा? 1000 था, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 2 करोड़ था। 2 करोड़ कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़, यानी कि कितना गुना सर? यहाँ देखा जाए तो 100 से कितना गुना? 1 2 3, यानी कि 20,000 गुना। 20,000 गुना। तो हमारा जो 2021 में जनसंख्या होगी, वो भी अपने आप पे 1331 ना होकर के 20,000 गुना कितना हो जाएगा सर? तो पीछे से 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पे 31 दूना के 62 और 13 दूना के 26, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 2.66 करोड़ हो जाएगा। सॉरी, 2.66 करोड़। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 66 करोड़। अब यहाँ देखा जाए तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल डी जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा था सवाल। 4 साल के कहे तो 4 कर देना है, 2 साल के कहे तो स्क्वायर कर देना है, 3 साल के बाद था तो हम क्यू कर दिए। अब अगला देखिए, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिलकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कुल मत कितना है सर? 1500 है, तो सभी मतों को वैध मानना है, सभी वैलिड वोट है, कोई वोट इनवैलिड नहीं है, जो वोट है आपका ओरिजिनल वोट है। तो मत जो मिल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को, उसकी संख्या पूछ रहा है। देखिए 3 उम्मीदवार थे, यहाँ टोटल वोट होगा कुछ भी होगा, यहाँ 3 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और हमारा तीसरा उम्मीदवार। ठीक है, अब बोल रहा है ना सर कि जो पराजित उम्मीदवार जो 2 हैं हमारे पास, 3 उम्मीदवार तो कोई एक ही जीतेंगे। जो दोनों को मिल रहा है वोट, तो मान लीजिए कि पहला उम्मीदवार को एक्स मिल रहा है, दूसरा उम्मीदवार को एक्स मिल रहा है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिल रहे हैं। अब दोनों उम्मीदवार को बराबर मिल रहे हैं, तो इसको भी एक्स, इसको भी एक्स। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार है, ये जो हमारा विनर है हमारा, उसको कितना मिला? दोनों का योग मिल रहा है, तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2x आ गया। अब बोल रहा है कि जितना वोट था टोटल, वो कितना है? 1500 है। यहाँ टोटल वोट कितना है सर? हारने वाला जीतने वालों को सभी का वोट का योग होगा हमारा टोटल वोट, यानी कि x प्लस 2x बराबर 1500। टोटल वोट कितना है? 1500 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4x बराबर 1500। अब x बराबर कितना आ जाएगा सर? काटी इसको तो कितना बराबर कटेगा? 4 4 तिहाई 12 कटेगा आपका, यहाँ पे 30 बच जाएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20, यानी कि x बराबर 375। अब देखिए 375 वोट हारने वाला दोनों का बराबर बराबर x है, तो 375, यहाँ x है 375। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है हमसे कि विजयी जो उम्मीदवार है उनका वोट बटे टोटल कितना होगा? तो विजयी उम्मीदवार जो कितना है? 2x है, तो 2x है, यानी कि 2 गुने x, तो 2 गुना कर देंगे 375 का, तो कितना हमारा आ जाएगा सर? 75 का 2 गुना कितना हो जाएगा बताइए? आपका 5 गुना का 10 जीरो और 7 गुना का 14, 15 के 5, 3 गुना का 6 7, यानी कि 750 हमारा 2x समान हो जाएगा। यानी कि जो हमारे जितने वाले उम्मीदवार थे इनका कितना मिलेगा सर? 750 वोट मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस सवाल को सिर्फ दिमाग से भी कर सकते थे सर, कि देखिए टोटल वोट मान लीजिए 1500 है, टोटल वोट 1500 है। अब हमारे 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले जो बराबर बराबर मिल रहे हैं, उसका क्या है? दोगुना मिल रहा है इनको, या दोनों को जोड़ के मिल रहा है। ठीक है, अब 1500 वोट पर, तो सबसे पहले उसको आधा करेंगे तो 750 750 होगा। अब वो दोनों में बराबर बराबर मिल रहा है, तो उसको 2 भाग में करेंगे हम, तो 2 भाग में करेंगे तो कितना होगा? 350 350 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 375 375 हो जाएगा उन दोनों का, तो इनका कितना हो जाएगा? 375 375 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड से भी इसको कर सकते हैं सवाल को, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था, है ना? चलिए अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखिए अब आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर
के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु R से दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि यदि एंगल ऑफ ए आर बी इक्वल टू 70 डिग्री है तो एंगल ऑफ ए और बी का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका एंगल है ना। चलिए अब सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं एक। चलिए अगर हम पहले वृत्त बना लेते हैं तो यहाँ वृत्त ले लेते हैं एक, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमारा सर बात कर रहा है कि यहाँ से आर ए और आर बी, चलिए यानी कि यहाँ से अगर हम लेते हैं एक सेकेंड, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम आर ए, मान लिया यहाँ होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ले लेते हैं आर बी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले नामकरण कर देते हैं हम। यहाँ ओ है, यहाँ ओ है तो यहाँ पे क्या होगा सर, ओ है जो हमारा सेंटर है, केंद्र ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब यहाँ से भी क्या है सर, त्रिज्या है मिलेगा। अब बिंदु का नाम दे दीजिए, हम मान लिए कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, बी है। अब ए बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, हमारा आर हो गया। चलिए फिगर हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पे सर एंगल की बात कर रहा है कि एंगल ऑफ ए आर बी 70 डिग्री, ए आर बी जो है हमारा, ये जो हमारा एंगल है वो कितना है सर, 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यही पूछ रहा है कि ए ओ बी बताइए, एंगल ऑफ ए और बी का मान हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ अगर बात करें तो हमारा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि एंगल ऑफ ए बराबर एंगल ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा। और कुछ दिया हुआ है सर, हाँ, तो एंगल ऑफ ए आर बी जो हमारा कितना है सर, 70 डिग्री है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए ओ बी आर या ए आर बी ओ हमारा क्या बना रहा है सर, चतुर्भुज बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है क्या, ए आर बी ओ, ठीक है ना, ए आर बी ओ चतुर्भुज बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब चतुर्भुज का जो है चारों कोना का योग कितना होता है बताइए, तो हमारा 360 होता है। कितना बनाएगा टोटल, चारों कोण मिलाकर 360 बनाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए सर, शॉर्ट में समझिएगा कि यहाँ 90 है, यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, कितना हो गया 180 यहाँ हो गया, और 70 डिग्री यहाँ है तो कितना हो गया हमारा 250 हो गया। यानी कि 250 डिग्री टोटल हमारा तीनों मिला के आ रहा है कोण, तो बच रहा है यही कोण ना, बताइए यही कोण बच रहा है। तो टोटल हमारा 360 है, जरा में 250 कोण हमारा यहाँ पे उपलब्ध है, तो बाकी जो कोण बच रहा है उसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 डिग्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए ओ बी। यानी कि एंगल ऑफ ए ओ बी जो हमारा है कितना आ जाएगा सर, 110 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। चलिए बढ़िया सवाल था, सिंपल सवाल था, कोई भारी सवाल नहीं था, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलिए अगला सवाल है। अब देखिए यहाँ पे यदि x प्लस 1/x बराबर 7.5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, पूछ रहा है। अब जब भी ऐसा सवाल पूछे तो भाई आपका इस सवाल पूछता ही पूछता है, कुछ नहीं करना है, सीधा क्या है कि x प्लस 1/x कितना है, 7.5 है, x प्लस 1/x कितना है सर, 7.5 है। अब जब भी ऐसा सवाल पूछे तो किस में जाना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना है। तो स्क्वायर की बात कर रहा है तो इस जो वैल्यू दिया हुआ इसको स्क्वायर कर देना है, यानी कि 7.5 का स्क्वायर कर देना है और माइनस में सिर्फ 2 कर देना है। 2 क्यों करना है सर, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है। क्यूब का बात करता है 3 करते हैं, वो अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि 2 करना है माइनस। अब 75 के स्क्वायर कीजिए, उसके बाद पॉइंट बाद में बैठा सकते हैं आप, तो 75 का स्क्वायर कैसे होगा सर, तो 75 से गुना कीजिएगा, नहीं सीधा देखिए, जब भी 75 का स्क्वायर ऐसा निकालना हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 से 1 आगे बढ़े कितना होगा 8, और 8 में 7 से गुना कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56 25 आएगा। तो 56 25 आएगा तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा बीच में, तो 56 25 सबका यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर, और माइनस में 2 है तो घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 54.25। तो 54.25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, ए में है। क्लियर, स्क्वायर करके -2। अगला सवाल है, एक परिवार में 24 दिनों में 6 केजी चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी। बहुत बच्चा वाला सवाल है, तो कर सकते हैं आप। देखिए 24 दिनों में 6 केजी चीनी जो खपत हो रहा है सर, तो 18 दिनों में कितना केजी चीनी खपत होगा हमसे पूछ रहा है। 24 दिनों में 6 केजी तो 18 दिनों में कितना केजी, अब काटिए, 6 चौका 24
और 2 दूना के 4 और 9 दूना के 18, यानी कि 9/2 हमारा कितना आ जाएगा सर, 4.5 केजी। तो 4.5 केजी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है। अब अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट पूछ रहा है। अब 3 क्रमागत छूट निकालने के लिए पूछ रहा है, तो इससे करने का तरीका कम से कम 2-3 है। एक तो रेशियो मेथड हो गया, एक तो चैन मेथड हो गया, एक सक्सेसिव मेथड हो गया। अब ऐसा सवाल करने का सबसे मोस्ट है आपका रेशियो। सक्सेसिव लगाना है तो 1%, 2%, 3%, यानी कि इंटीजर वैल्यू में लगाइए, ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पे 20% है, तो 20% डिस्काउंट 1 कितना है सर, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब D2 कितना है सर, D2 हमारा है सर 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। अब फिर आपका D3 जो है हमारा कितना है, 75% है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। वो कैसे, 25% का 1/4, तो 75% इसका 3 गुना है, तो उसका हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिस्काउंट सीधे पूछ रहा है कितना होगा। डिस्काउंट किसमें निकलता है सर, एमपी और एसपी के बीच है। डिस्काउंट एमपी एसपी के बीच निकलता है। अगर हमारा D1 जो था उसका प्राइस 5 रुपया था, तो 1 रुपया का डिस्काउंट कितना में बेचेगा, 4 में बेचेगा। ठीक है, कितना बेचेगा, 4 में बेचेगा। ठीक है, 5 का सामान कितना में, 5 का सामान 4 में। पहला डिस्काउंट 2 है, जो 5 का सामान 2 के लॉस पे कितना में, 5 का सामान 3 में बेचेगा। और डिस्काउंट 3 जो है, 4 का सामान 3 के डिस्काउंट पे 1 में बेचेगा। अब 50 25 चौका 100 हो जाएगा यहाँ पे, और चढ़ती है 12 हो गया। अब जो 100 रुपए का सामान था वो कितना बेच रहा है, 12 में बेच रहा है। कितना का डिस्काउंट दे रहा है सर, 88 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। 88 रुपए का डिस्काउंट 100 पे, यानी कि 88%, जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सक्सेसिव से भी कम टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। अगला सवाल है आपका, यदि x प्लस 1/x जो है -13 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछ रहा है। एकदम इससे पहले भी आपका ऐसा सवाल करवाए थे, लेकिन उसमें x प्लस 1/x² का मान हमसे पूछ रहा था। इसमें क्या है सर कि पावर 4 कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इससे हम इसका वैल्यू निकालेंगे और इससे इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब अगर हम इससे इसका वैल्यू निकालना है, x से स्क्वायर पर चलना है, तो -13 है, तो -13 का स्क्वायर करेंगे। अब -13 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 169। ठीक है ना। क्या करेंगे, 169। अब फिर 2 घटाना है, बताए थे कि स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 167। अब इसका मान कितना आएगा सर, 167 आ गया। तो क्या करना है कि अब उसके लिए इसका स्क्वायर फिर करने के लिए इसका स्क्वायर में से फिर 2 घटाएंगे, तो फिर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि 167 का स्क्वायर -2। अब 167 का स्क्वायर निकालना है, तो 150 को बेस वैल्यू मान लीजिए। ऐसे 100 को मानिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 150 को मान के चलिएगा तो कितना ज्यादा है सर, 17 ज्यादा है। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। आपका कैरी 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए 150 बेस वैल्यू माने है, कितना ज्यादा है, तो 17 ज्यादा है, तो 17 का 2 गुना 34 होता है। इसमें 34 जोड़ दीजिए, कितना गया, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 3 8, 184 आ गया। अब 184 आ गया कब, जब 150 बेस वैल्यू माने हैं तब। लेकिन बेस वैल्यू कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। हम तो सिर्फ इसलिए माने कि सर यहाँ 150 से दूरी कम पड़ रहा है। अब 100 लाने के लिए 150 में कितना गुना होता है, देखिए 150 को 100 बनाने के लिए 3/2 गुना। ठीक है ना, 3/2 गुना करेंगे तभी ना आएगा, 2/3 गुना करेंगे। ठीक है, अब 2/3 गुना करना है हमें, तो देखिए क्या करना है, नहीं के लिए क्या करेंगे, 2/3 गुना करेंगे। अब 3 से काटिए इसको, कितना बार कटेगा, 1 सेकेंड। देखिए 100 लाना है हमें, 150 को 100 लाना है, तो क्या करेंगे, इसको 2/3 गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 50 बार में 50 गुना का 100 आ जाएगा। लेकिन बेस वैल्यू कितना माने हम, 100 माने हैं, तो 100 से 150 बनाना है। आपकी 100 से 150 बनाना है, तो 2 बट्टा कितना गुना करेंगे, 3/2 गुना करेंगे। अब इसको काटेगा तो 50 बार में, अब 50 में 3 से गुना कितना जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि हमें 3/2 से गुना करना होगा। अब 184 में 3/2 से गुना करेंगे तो कितना बार कटेगा, 92 बार में। अब 92 में 3 से गुना, 3 दूना के 6 9 तिया 27, कितना गया, 276। अब 276 में अगर 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा सर, 200 कितना जाएगा, 78 आ गया। यानी कि 278 यहाँ पे लिख देंगे, कितना गया, 278। अब 278 था -2 था, कितना गया, 278 8 7, यानी कि 27,887। 27,887 जो है बिल्कुल आपका ए जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब 167 में 167 से गुना भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो पूरा के पूरा सवाल आपका जो था आज के सेशन का पूरा समाप्त हो गया, 20 के 20 सवाल। ठीक है ना, ठीक है।
समझ गए? तो टोटल आपका जो सवाल था पूरा का पूरा आज खत्म हो गया। 20 का 20 सवाल टोटल आपका एमटीएस का पूछता है, जो टोटल हम समाप्त कर दिए। तो आज का मॉक टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से चैनल बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।